11 सितंबर में। यस सर, यही अभी आया था नोटिस। स्कूल वाले की कोचिंग वाली बोल रहा है। मैं सर से बात कर रहा हूँ मम्मी। मम्मी को लग रहा है मैं खुद से बात कर रहा हूँ। अच्छा देवांश, तुम्हारी बातें इधर आ रही है पूरी क्लास में, पता है। क्रिश, तुम लिख रहे हो कुछ या सो रहे हो? लिख लिया सर। गंदी राइटिंग में? नहीं सर, मेरी अच्छी हो गई अब। अच्छा, हमारी तो सुधरी नहीं आज तक राइटिंग बचपन से, तुम्हारी सुधर गई 6 महीने में ही। यस सर। चलो बढ़िया, सब लोग लिख लो यार। जब लिख ले तो डन लिख देंगे, प्लीज मुझे बता देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछ भी सकते हो आप मुझसे। चलो फाइन यार, सबने लिखा। अब यार ये भी ना पूरी तरह से ट्रू नहीं था, ये लगभग ना, जैसे मैंने इसके लिमिटेशंस आपके लिए ढूंढ के लिखे कि ये ना बहुत ज्यादा वैलिड नहीं था। अगेन ये कैल्शियम तक तो हमने देखा, ये हमने सब बाद में देखा। जैसे देखो पहले जब न्यूलैंड ने दिया तब तो सबको अच्छा लगा कि भाई बढ़िया कर दिया, गेम एकदम मजा आ गया। लेकिन जब हम आगे धीरे धीरे पढ़ते, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, जब आगे आगे पढ़ते जाते हैं तो लोग रिसर्च करते हैं, फिर लगता है कि यार उसने जो बात बोली थी तो सही बोली नहीं। तो इस तरह से लिमिटेशंस क्या क्या है? पहली लिमिटेशंस है अप टू कैल्शियम तक ही ये वैलिड रहा, ठीक है। उसके बाद हमें दिक्कत आने लगी। फिर एक दिक्कत ये थी कि चलो 56 एलिमेंट्स तो उस समय तक हमने देख लिए थे, लेकिन उसके बाद तो 56 से भी ज्यादा लोग आने लगे, भाई बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर करे। तो जो नए एलिमेंट आ रहे थे ना, उनको यदि हम इस तरह से सेट कर रहे थे, समझ आपने बोला भाई जमाते जाओ 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा ठीक है जमाते जाएंगे ऐसे, लेकिन जो नए एलिमेंट मैं खोज के ला रहा हूं, जब मैं उनको इसमें सेट कर रहा हूं ना बेटा, तो वो मैच ही नहीं हो रहा ऊपर वालों से, ठीक है। ये दिक्कत आ गई। तो एट दैट टाइम ओनली 56 एलिमेंट वर एग्जिस्ट इन नेचर, बट लेटर several elements were discovered which cannot be kept in the periodic table as per the law, right? लो क्या कहता है कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है वो सिमिलर होना चाहिए, फिर ऐसे ही सेम होना चाहिए। लेकिन हमने नए एलिमेंट्स पुट करने स्टार्ट करे बेटा, उनकी प्रॉपर्टी ऊपर वालों से मैच नहीं कर रही थी। जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पे देखो आप यहां देखेंगे, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट न्यूलैंड एडजस्ट 2 एलिमेंट इन सेम कॉलम। देखो कोबाल्ट और निकल सेम पोजीशन पर आ गए, एंड इन सेम कॉलम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आ गए, ठीक है। आयरन कोबाल्ट से रिजम्बल करता है, निकल से करता है, बट वो दूर था। देखो आयरन आप देखोगे ना, आयरन की प्रॉपर्टी, आयरन कहाँ है बेटा इसमें, आयरन कहाँ है यहाँ, लेकिन ये किसके साथ होना चाहिए था, ये निकल के साथ होना चाहिए था, ठीक है। निकल के साथ, इसकी क्रोमियम के साथ होना चाहिए था, लेकिन उनसे दूर चला गया, ठीक है। तो कैल्शियम तक तो सब ठीक रहा। फिर एक हमने क्या किया, एक गैसेज हमने फाइंड आउट करी जिनका नाम था इनर्ट गैस। बेटा इनर्ट गैस सुना है क्या किसी ने आज तक? नोबल गैस, यस सर। होती है हाइट, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन। इनको नोबल गैस क्यों बोलते हैं? ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो इनकी तो देयर इज नो प्लेस फॉर नोबल गैस इन द न्यूलैंड ऑक्टेव सीरीज, राइट। इनकी तो कोई जगह ही नहीं थी, कहां रखे? एक बात बताओ, आप खुद सोचो, मुझे आंसर करो, क्या किसी के भी नीचे रख सकता हूं मैं किसी नोबल गैस को? ये तो सब रिएक्टिव एलिमेंट है, सबने देखा इतना तो। यस सर। रिएक्शन, क्या मैं यहाँ पे नोबल गैस रख सकता हूँ? नहीं। क्या रख सकता हूँ? नहीं। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, मैं तो कहीं भी नीचे नहीं पुट कर सकता। तो इनका तो अलग से कॉलम बनना चाहिए था, या तो इनका अलग से कॉलम बनना चाहिए था। अलग से कॉलम बनेगा तो सारे गामा पादा नीचे तो खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो यार। यस सर, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। इनर्ट गैस के लिए अलग से जगह चाहिए, लेकिन जगह ही नहीं है इसमें, नीचे रख नहीं सकते किसी के, क्योंकि नीचे रख देंगे तो भी दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? नीचे रखने का मतलब है, जैसे मान लो कि आप में से किसी ने बोला कि सर मैं हीलियम यहां रखूंगा, तो बोलूंगा अच्छा देख भाई, हीलियम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब ये सारे लोग भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्या एल्युमिनियम रिएक्ट नहीं करता? करता है ना एल्युमिनियम तो रिएक्ट। यस सर। समझे कि नहीं समझे यार? समझे कि नहीं समझे? प्रॉब्लम समझे सब लोग?
यस सर। अरे यार कुछ नहीं समझे, बताओ। समझे तो सब छाप दो, समझे तो ये लिख दो सब अपनी कॉपी में, काम आएगा। ये आपके बोर्ड में सवाल आएगा, राइट दी लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव सीरीज। आपको ऐसे लिखना है जैसा मैं सिखा रहा हूं। पहली क्या है, सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड रहा ये, कैल्शियम के बाद ये वाला रूल चल नहीं पाया। दूसरी बात, 56 एलिमेंट तक तो ठीक था, उसके बाद यदि हमने एलिमेंट इसमें सेट करने की कोशिश करी तो सेट ही नहीं हो पाए, फिर तो जनरलाइज ही नहीं हो पाएगा यार। फिर हमने देखा क्या कुछ इसमें बेकार चीज भी हो रही थी, जैसे आयरन है, उसकी प्रॉपर्टी किसी से सिमिलर है लेकिन वो दूर बैठा हुआ है। एंड लास्ट बात, हमने नोबल गैस ढूंढ ली थी, नोबल गैस की कोई भी जगह इस पीरियोडिक टेबल में नहीं थी। तो दीज आर द लिमिटेशंस जिसकी वजह से हमें ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा, किसका, न्यूलैंड का। तो ये आप लिखेंगे आराम से धीरे धीरे। चाहो तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। ये सारा लिखना है बेटा, लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ता है, इस चैप्टर में हिस्ट्री चल रही है क्योंकि, तो डरना नहीं है, सवाल आपके बोर्ड में सीधे सीधे आते हैं क्योंकि, तो वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा। आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे। और कुछ ना समझ, आपने अब तक कौन कौन चैप्टर करवा दिए? बेटा मैंने करा तो दिए, मैंने एसिड बेस ही कराया, बस एक चैप्टर ही कराए थे। और केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस भी करवा दिए होंगे आपने? वो पहले होगा नहीं, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा तो तुम्हारा सिलेबस तो हो जाएगा 2 बार। सारे चैप्टर वापस ही पढ़ाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा, फिर से मैं वापस स्टार्ट कर दूंगा, या पहले मैं कार्बन्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल के बाद, फिर बाकी के 3 पढ़ा दूंगा वापस से, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, टेंशन नहीं है उसकी। 5 चैप्टर है आपके केमिस्ट्री में यार, मुझे वही तो पढ़ाने हैं, तो पढ़ा दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लो। इंदु आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो क्या बेटा? जूम चैट पे करो, डन लिखने वाला, आई थिंक मैंने अभी चेक किया है बेटा। इस जूम चैट में डन लिखना है, यदि आप यदि डन उस सेंस में यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। नहीं हो रहा सर। क्या नहीं हो रहा बेटा? जूम चैट पे लिखा नहीं जा रहा? यस सर। तो फिर तुम्हारा नेटवर्क इशू आ रखा होगा। फाइन, तो कोई नहीं, बोल दो ऐसे माइक ऑन करके, मैं समझ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलेगा वो भी। वो कभी कभी जूम में ना नेटवर्क इशू होगा तो इस वजह से। आई थिंक चैट तो मेरी डिसेबल्ड नहीं है, चेक, चैट तो ठीक है। कोई नहीं बेटा, बोल देना जिससे ना लिखा जाए, बोल दो, ज्यादा आसान है, बल्कि मैं तो कहूंगा क्यों मोबाइल में लिखने का इतना झंझट ले लो, आराम से लिखो, कुछ नहीं समझना बोल दो माइक ऑन करके, सबसे बेस्ट तरीका है। सबको सारे पॉइंट समझ में भी आने चाहिए लिमिटेशंस के यार। किसी भी पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए प्लीज, हम एक्सप्लेन कर देंगे उसको अच्छे से। सर हो गया। क्या बोल रहे बेटा, हो गया? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो 30-40 सेकंड और रुकते, सबका हो जाएगा इतना।
हो गया सर। ओके, तो सबका हो गया आई थिंक। चलो अब थोड़ी देर आपको शांति मिल जाएगी, आपको लिखना नहीं है, फिर से समझाएंगे। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट था, पहले मैं उसकी ना टेबल ही समझाता हूं आपको अच्छे से, ठीक है। मेंडलीव, आई थिंक हम इसको दूसरे पे ले जाते हैं उठा के यहाँ से। एक सेकंड दो मुझे। फाइन। तो एक साइंटिस्ट था मेंडलीव, मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ करता हूं। ये एक्चुअल सबसे पहला डेवलपमेंट था जो कि हमारा जो आज हम मानते हैं ना बेटा, वो होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज हम फॉलो करते हैं, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जस्ट उससे पहले का डेवलपमेंट है। तो मेंडलीव ने क्या किया, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। मेंडलीव का भी बेसिस ना एटॉमिक मास ही था बेटा। पहली बात, एटॉमिक मास के हिसाब से ही उसने भी अरेंज किया। लेकिन उसने एक चीज देखी पहले, उसने क्या देखा, उसने देखा कि ये जो एलिमेंट्स है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। मतलब उसने देखा, एटॉमिक मास को बेसिस लिया, और उसने ये भी कंसीडर करा कि जो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसा कंपाउंड बनाते हैं। फिर उसने क्लासिफाई किया। दो बातें उसने दिमाग में रखी, जैसे मान लो, अच्छा कोई बताएगा ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ दैट सब्सटेंस। और हाइड्राइड जिसको बोलते हैं वो ऐसा तो होता हाइड्रोजन रिएक्टर। है ना। तो देखो मेंडलीव ने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया। मेंडलीव ने कहा यार, न्यूलैंड, देखो न्यूलैंड ने भी क्या करा, 8 एटॉमिक मास को बेसिस लिया और जमा दिया ऐसे ऐसे। उसने कहा यदि मैं सेम ही करूंगा तो फिर वेस्ट ही है, वो तो गड़बड़ आ रही है। तो उसने कहा चलो एटॉमिक मास के हिसाब से जमाते हैं, लेकिन क्या कंसीडर करके रखते हैं। जैसे पहला, तो उसने क्या किया, ग्रुप और पीरियड्स में बांटा। अभी सब लोग ध्यान से सुनना, कुछ लिखना नहीं, पहले मेरी बात सुनना पूरी की पूरी। तो मेंडलीव ने क्या किया, ग्रुप और पीरियड्स में बांटा। कैसे बांटा, देखो ग्रुप नंबर 1, देखो ग्रुप 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने ग्रुप हो गए बेटा? 8 ग्रुप हो गए, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सॉरी वर्टिकल। और उसने 6 पीरियड नापे, देखो पीरियड नंबर 1 ऐसे, देखो 2 3 4 5 6। अब ये ग्रुप और पीरियड किस बेसिस पे बांटे उसने कहा देखो जी, जो पहले ग्रुप में आएगा वो ऑक्सीजन के साथ कैसा कंपाउंड बनाएगा, R1O और RH। कैसा बनाएगा, R1O और RH। R1 है बेटा यहाँ पे, R1, ठीक है, समझे आप? सॉरी R2O होना चाहिए, मैं थोड़ा गलत बता। ऐसे यदि मान लो हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन के साथ कैसा कंपाउंड बता देता है, H2O, समझ रहे हो? तो इस तरीके से है ये। दूसरा वाला ये वाला है बेटा, तीसरा वाला ये वाला है, ऐसे ही। आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है हालांकि उतना जाता कि उसने कैसे कैसे बनाया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसके जो बेसिस था उसमें उसने एटॉमिक मास एक पैरामीटर लिया, और उसने एक ये पैरामीटर लिया कि कैसे वो एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाएगा, है ना। फिर उसने क्या किया, हर ग्रुप को ना बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए बी, देखो ए बी ए बी ए बी, ऐसे ऐसे करके। और फिर उसने जमा दिया। किस बेसिस पे जमाया उसने, जैसे हाइड्रोजन सबसे कम एटॉमिक मास, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऐसे ऐसे करके सबको जमा दिया, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या ध्यान में रखते हुए कि कौन कैसे कंपाउंड बनाता है, और बेसिस क्या था उसको जमाने का बेसिस क्या था बेटा, एटॉमिक मास। उसने देखा जैसे मान लो कोई एक्स एलिमेंट है, तो देखा हाँ जी एक्स एलिमेंट कैसा कंपाउंड बनाता है, ऐसा बनाता है, तो एक्स को फिर यहां रखो भाई। कोई वाई एलिमेंट है भाई, वो ऐसा कंपाउंड बनाता है, यहां चिपकाओ भाई वाई को। समझ रहे हो मेरी बात सब लोग? क्या समझे या नहीं समझे यार? सर तो क्या बेसिक ध्यान रखोगे, मैं बता रहा हूं क्या बेसिक ध्यान रखोगे। आप बताओगे कि मेंडलीव नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने की एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। 2 बेसिस उसने अपने दिमाग में रखे। पहला बेसिस जो उसने अपने दिमाग में रखा वो क्या रखा, बोलो सब लोग, एटॉमिक मास।
उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया। दूसरा, उसने दिमाग में ये रखा कि कैसे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कैसे वो किससे रिएक्ट करता है बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ। जैसे आप बताओ, जैसे एल्युमिनियम है, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो क्या बनाता है, Al2O3, और जब सोडियम है वो कैसा बनाता है, Na2O। तो ये दोनों सोडियम और एल्युमिनियम एक ही ग्रुप में नहीं आएंगे। समझे कि नहीं समझे? सोडियम और एल्युमिनियम बेटा एक ही ग्रुप में नहीं आएंगे, क्योंकि अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाते हैं। फिर उसने 6 तो पीरियड बनाए बेटा। कितने पीरियड बनाए, 6। 8 क्या बनाए बेटा उसने, ग्रुप्स, और हर ग्रुप को किसमें डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। AB वाले। बिल्कुल। क्या इतना सबके दिमाग में गया यार? गया सर। सबको समझ में आया इतना? चलो अब इतना लिख लेते हैं, फिर इसको और डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा अच्छे से सेट कर देता हूं। सो प्लीज राइट दिस वन एंड दिस वन। इसको थोड़ा छोटा भी करके लिख सकते हो, वही पीरियड वीरियड लिखे हुए, बस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। चाहो तो मैं छोटा कर दूंगा, आप भी कर सकते हो। सो प्लीज, सो ये मैंने जो बोला है वो आप नोटबुक में आप लिख रहे हो, ज्यादा नहीं है वैसे, लिख दोगे मेरे हिसाब से। बेटा लिख लो, जहां समझना है पूछ लेना। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए मेंडली पीरियड टेबल का, ठीक है, कि उसमें कितने ग्रुप थे, कितने पीरियड थे, कैसे ग्रुप को डिवाइड किया था, क्या बेसिस था, किसके साथ कंपाउंड बना है। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में।
तो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। लिख लीजिए आप सब लोग आराम से, लिख लें तो सब डन लिख देंगे प्लीज। मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे पता चल जाएगा सबने कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो जो टेबल है ना वो एनसीईआरटी में बनी हुई है, तो टेबल नहीं बनाएंगे अपने नोट्स में, जस्ट टेबल फॉर द रेफरेंस। आप जब भी देखेंगे तो आपको चीजें याद आ जाएंगी। एटलीस्ट मैंने आपको पूरी टेबल समझा दी है, ठीक है। ओके, हो गया सबका? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लो आराम से। तो अभी डन बेटा? चल यस सर। देवांश हो गया तेरा? लास्ट में सर बस। हाँ लिख लो लिख लो। सर ओके फाइन। तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है बेटा? अब इसका एडवांटेज क्या होगा? चलो भाई, हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन हो गया, हमें समझ में भी आया। नाउ माय पॉइंट इज कि इसके एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या इसके एडवांटेज हमें देखने को मिले। तो जो पहला एडवांटेज है बेटा, इसको ऐसे कर लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं। जो पहला एडवांटेज था बेटा वो था सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। यही हमारी नीड भी थी, मैं आपको इतनी देर से बता रहा था कि क्यों हम चाहते हैं कि क्लासिफिकेशन हो जाए, जिससे कि हम सिस्टमेटिक होके पढ़ पाए। तो पहला एडवांटेज हमें यही मिला, ठीक है, अचीवमेंट बोल सकते हो आप, कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, राइट। ऑल द एलिमेंट्स इन जर्नल वर अरेंज सिस्टमेटिकली in increasing order of their atomic mass,
This arrangement help to study the property of various element. If the nature of element present in the group, it become easy. देखो यार बताता हूँ मैं आपको फायदा क्या हुआ. जैसे मान लो आप, हाँ जी बेटा. सर प्लीज इसे जूम करके दिखा लो. जो अभी आगे ये वाला है. यस सर. हाँ बेटा अभी जूम करके. आई थिंक वो मैक्सिमम जूम पे ऑलरेडी. अभी ठीक है क्या बेटा? देखो दिख पा रहा है आपको? फाइन. तो देखो पहला एडवांटेज क्या है. मैं देखो आप मान लो उस समय पे बेरिलियम खोजा गया था, राइट. अब मान लो मैग्नीशियम अभी नया आया मार्केट में, लेकिन बेरिलियम के नीचे आ रहा है मैग्नीशियम. तो मुझे पता है बेरिलियम कैसा आयन बनाता है बेटा. तो यहां से मैं क्या प्रेडिक्ट कर पाऊंगा? बोलो. मैग्नीशियम भी कैसा आयन बनाएगा? बोलो. +2. तो देखो यदि मुझे इसकी प्रॉपर्टी पता है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए हेल्प हो जाएगी. मैं नीचे वालों को जान पाऊंगा. क्या कर पाऊंगा? मैं नीचे वालों को जान पाऊंगा. तो ये फायदा हो गया क्लासिफिकेशन का. अब हम इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलरली पढ़ सकते हैं. समझ रहे हो आप? सिस्टेमेटिक प्लान ही ये है कि हमको पता है कि ये सारे लोग जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएंगे तो आरओ टाइप का बनाएंगे. मतलब बेरिलियम बनाएगा तो कैसा बनाएगा? बीईओ. मैग्नीशियम बनाएगा तो कैसा बनाएगा? एमजीओ. इसका कैल्शियम बनाएगा तो क्या बनाएगा? सीईओ. एसआर बनाएगा तो कैसा बनाएगा? एसआरओ. ये कैसा बनाएगा? बीईओ. देखो तो मुझे एक का पता है ना, तो ऑटोमेटिकली बता दूंगा कि ये इस तरीके का ऑक्साइड बनाएगा. तो देखो पहला एडवांटेज क्या हुआ हमें पढ़ने का? क्या हो गया बेटा? पहला एडवांटेज सबको समझ में आया क्या? कि एक तो सिस्टमेटिक हो गया पूरा का पूरा, और इस सिस्टम के कारण ना हम नए लोगों का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी किसमें जमाया उनको? रेगुलर अरेंजमेंट में जमाया. तो क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? यस सर. पहला ही लिखेंगे सबसे पहले. पहला क्लियर हुआ तो पहला लिखेंगे, दूसरा समझाएंगे, फिर दूसरा लिखेंगे. डन सर. ओके फाइन. तो देखो दूसरा क्या एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज था ये, इसको ध्यान से समझना, ये आपके एग्जाम में बोर्ड में पक्का आएगा. इससे ना प्रिडिक्शन में हम नए एलिमेंट को प्रिडिक्ट करने में हमारी फायदा मिला. जैसे अभी के टाइम पे हम बोलते हैं स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, लेकिन ना उस समय मेंडलीव ने बोला भाई जो स्कैंडियम है ना, उस समय पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था. जैसे इसका नाम दिया था एका बोरोन. ए का मतलब होता है एक. जैसे इसका नाम दिया था एका एल्युमिनियम. उसने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था कि मेरी पीरियड टेबल में यहां पे नया एलिमेंट आएगा, एंड दैट एलिमेंट इज दिस एका सिलिकॉन. मैं आपको दिखाता हूं कैसे. अभी उसकी पीरियड टेबल में चलते तो समझ में आएगा. देखो यार
जो आप देख रहे हो ना सिलिकॉन, सॉरी स्कैंडियम, कहां पे गया, रुको किधर सर चला, एल्यूमिनियम के नीचे। हाँ ये रहा स्कैंडियम, है ना। तो देखो एक्चुअली ना यहाँ पर इसकी पीरियोडिक टेबल में ये नहीं था, यहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक था, खाली स्पेसेस थे। जैसे यहाँ पे भी खाली स्पेसेस देख रहे हो ना, ऐसे खाली स्पेसेस थे, लेकिन उसने प्रिडिक्ट किया कि यहाँ पे आप एलिमेंट कोई रखोगे ना दैट इज सिमिलर टू, जैसे इसका नाम उसने दिया स्कैंडियम का, सॉरी स्कैंडियम का नाम उसने क्या दिया, एका बोरोन। तो उसने विद रेस्पेक्ट टू नाम डिफाइन कर दिए। उसने क्या किया, जैसे बोरोन था ना, बोरोन, उसके नीचे स्कैंडियम आया है, उसने एका, ये तो एल्युमिनियम हो गया, फिर इसके सिमिलर एलिमेंट, स्कैंडियम नहीं था यहाँ पे, लेकिन उसने नाम उसका क्या दे दिया, एका, बेसिकली बोरॉन के जैसा, बोरोन के जैसा दिखने वाला, एग्जैक्टली exactly. तो इससे ना हमें फायदा हुआ, इस पीरियोडिक टेबल से फायदा हुआ कि जो एलिमेंट आज तक एग्जिस्ट नहीं कर रहे बेटा, उनका भी कि कल को भाई कोई खोजा जाएगा तो वो कहाँ फिट होगा, तो उसका उस रेस्पेक्ट में नाम भी दिया गया। तो देखो 3 एलिमेंट तो आपके सामने जो उसने प्रिडिक्ट किए थे, जो सच्ची में आज एग्जिस्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर भी है लगभग। तो इस प्रिडिक्ट टेबल से हमें फायदा हुआ कि हम नए एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट करना सीख गए, जो कि हम पहले नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और देखो वो एलिमेंट आया भी नहीं, उसकी पोजीशन फिक्स कर दी, तो उसकी लगभग प्रॉपर्टीज भी हमें पहले से ही पता चल गई, हालांकि अभी तक खोजा भी नहीं गया है। तो दिस इज द एडवांटेज, राइट। जब वो खोजा गया तो हमें सिमिलर भी मिला, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिला। तो सेकंड पॉइंट सबको क्लियर हुआ क्या यार? यस सर। प्लीज राइट इट डाउन यार। ये तीनों नाम याद रखना, आपके 10th क्लास में बहुत पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड का सवाल होगा ये कि एका एल्युमिनियम को क्या कौन सा एलिमेंट है, एका सिलिकॉन का कौन सा एलिमेंट है, एका बोरोन का कौन सा एलिमेंट है, पूछा जाएगा आपसे, याद रखिएगा। ठीक है, आपसे बार बार पूछा जाएगा ये, तो ये याद रखना। स्कैंडियम को बोलते हैं अपन एका बोरोन, गैलियम इज एका एल्युमिनियम, जर्मेनियम को बोलते हैं अपन एका सिलिकॉन। डन सर। ओके यार, सबका हो गया? यस सर। चलिए, दोनों समझ में आ गया सबको ढंग से? ये आपके एग्जाम में लिखने को आ सकता है
ठीक है, कि बताओ मॉडर्न जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई तो उसके एडवांटेज क्या क्या हुए। तो सीधा से लिखना, पहला बोलना सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बेसिकली एलिमेंट्स, दूसरा बोलना इट हेल्प्स इन द प्रेडिक्टिंग ऑफ न्यू एलिमेंट्स। थर्ड, देखो एक हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, क्या दिक्कत थी न्यूलैंड की, कि भाई नोबल गैस को जगह नहीं मिली थी। और यहां मजा आ गया, and novel gas discovered they are placed in the new group। देखो आपको दिखेगा भी, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, इसमें है ही नहीं है शायद, आई थिंक इस वाले में है ही नहीं है पूरा। तो बेटा क्या इसमें ना, इसमें दिया ही नहीं है मेरे वाले में, लेकिन एक नया ग्रुप बना दिया हमने। कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, अलग से ग्रुप बनाएंगे अपन और सेट कर देंगे। इसमें किसी को दिख रहा है क्या नोबल गैस वाला? मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी फिर कुछ नहीं आएगी, तो नल रिएक्ट करेगा, ना तो ऑक्सीजन से ना तो हाइड्रोजन से। तो यदि हमने उस समय पे नया हमने ढूंढा भी ना, नोबल गैस ढूंढ भी ली, तो हम आराम से इसको सेट कर सकते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में, राइट। नोबल गैस को, जो कि हम न्यूलैंड में नहीं कर पा रहे थे, वहां जगह नहीं थी, यहाँ आराम से हम एक ग्रुप बना सकते हैं अलग से। फाइनली ये भी एक था एडवांटेज, ये प्योरली एडवांटेज नहीं था, कि कुछ लोगों के एटॉमिक मास भी हमने करेक्ट करे। ठीक है, ऐसे कैसे करेक्ट करें, क्योंकि देखो अपन ऐसे जमाते जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं, तो हमने यहाँ से अंदाजा लगाया कि कुछ लोग के गलत है। जैसे बेरिलियम का 13.5 था, लेकिन वो एक्चुअली 9 ही था बेरिलियम का वजन। ठीक है, ऐसे मेंडलीव प्रेडिक्टेड एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इज इनकरेक्ट, लेटर इट इज फाउंड दैट सिमिलर। तो जो जब उसने जमाया ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंडलीव ने, तो मेंडलीव ने खुद से प्रेडिक्ट करा था कि शायद कुछ लोगों का एटॉमिक मास ना गलत है, और बाद में जब देखा गया तो सच में भी गलत था यार। मेंडलीव ने कैसे अंदाजा लगाया, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा रहा था। तो 13 आया, 13 के बाद 9 आया, 9 आया, 9 के बाद कौन आएगा 10 आया, 11 आया। तो मान लो अब्रप्टली मान लो 11 से 16 पे पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार इसका 16 नहीं होना चाहिए था, इसका 11 और 12 के आसपास होना चाहिए था मास। तो ऐसा मेंडलीव ने प्रेडिक्ट करा था, और वो बात बाद में सही भी हो गई थी। ऐसी बात नहीं कि वो सही नहीं, बाद में वो बात सही भी हो गई थी। ठीक है, तो प्लीज आप ये 3rd और 4th पॉइंट लिख लीजिए। 3rd और 4th पॉइंट आप लिख लो सब लोग। समझे क्या यार सब लोग? 3rd और 4th पॉइंट समझे क्या? यस सर। लिख दो फिर। तो 4 एडवांटेज है, 3 तो हमको प्राइमरली समझ में आए, चौथा फिर भी प्रिडिक्शन है मेंडलीव का, लेकिन 3 एडवांटेज आपको लिखोगे। कोई पूछेगा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स क्या क्या है, फायदे क्या क्या है, तो किस तरह से लिखोगे आप? लिखोगे कि सिस्टमेटिक प्लान बनाया उसने, दूसरा उसने नोबल गैस की पोजीशन फिक्स करी, तीसरा उसने ये भी देखा कि हम नए एलिमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। डन सर। डन। तो आई थिंक हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करेंगे, इसके ड्रॉबैक समझाएंगे। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या करेंगे, हम आपको इसके ड्रॉबैक समझाएंगे। ठीक है, मैं वैसे आज भी डाल के लाया था अपने स्लाइड्स में, लेकिन
आज वैसे ज्यादा हो गया, तो इसके ड्रॉबैक्स प्लस फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे वापस चले जाएंगे कि भाई फाइनल ठीक क्या है। ठीक है, तो आज हमने 3 पढ़े हैं। क्या पढ़ा है हमने? डोमिनियस ट्रेंड, कोई बताएगा इसका बेसिस क्या था? Atomic mass. एटॉमिक मास। फिर हमने पढ़ा न्यूलैंड ऑक्टेव, उसका भी बेसिस क्या था बेटा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। फिर हमने पढ़ा मैंडलीव, उसका भी क्या था बेटा? एटॉमिक मास प्लस रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बिल्कुल, पर प्राइमरीली यही था, मतलब एटॉमिक मास ही उसने इंक्रीज में जमाया। अभी देखो ना, सब लोग एटॉमिक मास के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज और होती है जो कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसका नाम क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। जो अपना जो फाइनल हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेसिकली किस पे बेस है? एटॉमिक नंबर पे। वो सही है एग्जैक्ट आज भी। अभी मैंडलीव में भी कुछ गलतियां हैं, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट सर क्लास। इन लोगों ने फिर क्यों नहीं डेवलप किया एटॉमिक नंबर पे? ये एटॉमिक मास पे ही क्यों चलेगा? एक्चुअली क्या है ना, सब सेम टाइम पे डिस्कवरी कर रहे थे, तो सेम टाइम की डिस्कवरी है ये सब सेम टाइप के ही आसपास के। ठीक है, एक्चुअली ऐसा होता है, इन्हें ही नहीं पता था गलती क्या आएगी, लोग निकालते हैं ना गलती। तो भाई मैंडलीव के हिसाब से तो अभी मैंडलीव वाली टेबल तो मुझे एकदम सही लग रही है, सब कुछ सेट है ना, लेकिन फिर भी मैं 3-4 गलतियां ऐसी निकाल सकता हूँ जहां पे गड़बड़ है। फिर किसी ने सोचा चलो मास नहीं तो हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकेले एक आदमी ने बनाई, एक्चुअली वो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नॉट। सर मैंने कहीं पढ़ा था भी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने में 200 साल लग गए थे। बोल सकते हो पूरा अब तक आज, अब पिछले से पिछले साल भी उसमें एलिमेंट डल है, तो यदि तुम टोटल ड्यूरेशन लगाओ तो आराम से है। उसको किसी सिंगल आदमी ने नहीं बनाया बेटा, पॉइंट ये है। उसको बहुत सारे, वैसे है उसके भी मेन साइंटिस्ट, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया, तो इसलिए वो थोड़ी ज्यादा डायनेमिक है और उसमें सारी गलतियां छांट ली गई। मतलब फिर बहुत सारे लोगों ने डिस्कवरी करी ना, तो गलती होने के चांस फिर कम हो जाते सब। अभी तो एक आदमी ने डिस्कवरी करी, दूसरे 2 आदमी आए, उन्होंने बोला भाई आपके में ये गलती है, तो मैंडलीव को अपना चेंज करना पड़ा। तो इस तरीके से है, समझे सब लोग? ओके सर। चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे यार, है ना? चलो ठीक सबको है सर। थैंक यू।